गांव पर कड़ाके की ठंड का मौसम था। बर्फबारी न होने के बावजूद वातावरण में एक तीव्र नमी थी जो हड्डी के भीतर तक जकड़ लेती थी। सुबह का कोहरा इतना गाढ़ा और सफेद था कि घर का दरवाजा खोलने पर लगता था जैसे सामने सफेद दीवार खड़ी है। ये वो ठंड थी जिसने अंशुमन की शरीर को लगातार पीड़ा दी थी, लेकिन उसके मन में निखिल के लिए अटूट आग जलती थी। उनके माता पिता को गए हुए 1 साल हो चुका था। ये कैसी ठंड है, लगता है जैसे सीसा रगड़ रहा हो चमड़ी पर। पूरी रात आंख नहीं लगी। ये कोहरा, ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये मेरे भविष्य पर भी छाया हुआ है। पर नहीं, मुझे निखिल के लिए उठना होगा। उसे आज कॉलेज जाना है। उसकी फीस अगले हफ्ते जमा करनी है। वह निखिल के पास जाता है जो अपने फटे कंबल में लिपटा था। निखिल, मेरे छोटे राजा, उठ जा। आज कोहरा कुछ ज्यादा ही गहरा है। मैं चाहता हूं तू गर्म पानी से नहा ले, पर लकड़ी धुआं दे रही है। तू बस मुंह पोंछ ले और गर्म कपड़े पहन ले। निखिल आंखें मलते हुए उठकर बैठ जाता है। भैया, ठंड की फिक्र मत करो। मुझे ठंड तब नहीं लगती जब मैं पढ़ाई करता हूँ। अब हमेशा कहते थे ना, ज्ञान की आग सबसे तेज होती है। मुझे आज शाम तक असाइनमेंट जमा करना है। मैं जानता हूँ अब बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो। प्लीज आज मत जाओ, इतनी ठंड में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मैं लोहे का हूँ छोटे, ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और देख, अगर आज मैं नहीं गया तो शाम को खाना कैसे बनेगा, और अगले महीने कॉलेज की फीस कहाँ से आएगी। तू बस ध्यान रख के तेरी डिग्री पक्की हो जाए। भैया, ये कर्ज मैं उतारूंगा। मैं कॉलेज के टॉप स्टूडेंट में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही मैं आपको और मुझे इस ठंडी जिंदगी से बाहर निकाल लूंगा। मैं शहर की बड़ी कंपनी में काम करूंगा। अंशुमन गर्व से निखिल को देखता है, लेकिन उसके मन में डर था। वह कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। हाथ सुन थे और हर कुल्हाड़ी का वार उसके शरीर को दर्द देता था, पर निखिल का चेहरा उसे शक्ति देता था। निखिल के कॉलेज में दाखिले के कुछ महीनों बाद उनके नाना दीनबंधु जी उनसे मिलने आते हैं। उन्होंने अंशुमन के अकेले संघर्ष को नजदीक से देखा था। दीनबंधु जी, नाना। अंशुमन, तेरा मन कितना बड़ा है बाबू। तूने माँ बाप की कमी निखिल को महसूस नहीं होने दी। पर तू कब तक दुनिया से अकेला लड़ेगा? मैंने देखा है तू खाना भी ठीक से नहीं खाता। घर में कोई नहीं है जो ठंड से लौटने पर तेरा माथा दबा दे। नाना जी, आप सही कहते हैं, पर शादी के लिए पैसा चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी इस गरीबी और निखिल की पढ़ाई के बोझ को उठाए। वो क्यों कष्ट झेले, और फिर निखिल की पढ़ाई पर ध्यान कौन देगा? भैया, नाना जी सही कह रहे हैं। मैं आपकी कसम खाता हूँ, भाभी को कभी परेशान नहीं करूंगा। वो हमारी माँ की जगह लेगी। और मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। सुन, पत्नी सिर्फ खर्च नहीं होती बेटा, वो ताकत होती है। मैंने गांव की सबसे संस्कारी, मेहनती लड़की प्रीति को देखा है। वो तुम्हारे त्याग को सम्मान देगी। वो तुम्हारी ताकत बनेगी, बोझ नहीं। अगर तू आज शादी कर लेगा तो तेरा घर पूरा होगा, और निखिल के लिए वो देवी बनकर आएगी। सुनिए, आपके हाथ कितने रूखे और ठंडे हैं। आप मुझे जंगल क्यों नहीं ले जाते? मैं आपकी मदद करूंगी। मैं भारी काम कर सकती हूँ। नहीं प्रीति, तुम रानी हो इस घर की। तुम्हारे हाथ खाना बनाने और निखिल की किताबें संभालने के लिए हैं। मैं बाहर का काम संभाल लूंगा, बस तुम हमारा साथ मत छोड़ना।
ठंड ने इतना भयानक रूप ले लिया कि हर लकड़ी पूरी तरह सीलन से भर गई। कोई खरीदने को तैयार नहीं था। अंशुमन की सारी बचत खत्म हो चुकी थी और निखिल की 13,000 रुपए की अंतिम फीस सिर पर थी। निखिल पूरी तरह से टूटकर अंशुमन के पैरों पर गिरते हुए, भैया 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, अगर पैसे नहीं आए सब खत्म हो जाएगा। मैं सब कुछ गवा दूंगा, मेरी डिग्री, मेरा भविष्य। मैं कॉलेज में जाकर क्या कहूंगा? मुझे रास्ता बताओ प्लीज, मुझे बचा लो। बस बेटा, मैं जानता हूँ। मैं बाजार गया था, कोई नहीं खरीद रहा, सूखी लकड़ी भी नहीं है। मैं हार गया छोटे, मैं हार गया। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरा शरीर भी अब जवाब दे रहा है। तभी प्रीति अंदर आती है। वह गहरी सांस लेती है, जैसे कोई अंतिम फैसला लिया हो। वह अपने बक्से से सोने के झुमके और मंगलसूत्र निकालती है, जो अंशुमन ने उसे अपनी कठिन कमाई से दिए थे। आप दोनों बहस मत करो, ये देखो, इसका क्या मोल है? सिर्फ सोना। असली सोना निखिल का भविष्य है। आप जाओ अंशुमन जी, इसे गिरवी रख दो बिना किसी सवाल के। अगर आज हमने ये नहीं किया तो हमारा सारा संघर्ष और आपकी सालों की ठंड की मेहनत सब मिट्टी हो जाएगी। निखिल को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भाभी, आप देवी हो, आप मेरी सच्ची माँ हो। मुझे माफ कर दो, मैं ये त्याग कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ, डिग्री लेकर मैं आपका सारा दुख दूर कर दूंगा। प्रीति, तुमने आज सिर्फ गहने नहीं दिए हैं, तुमने निखिल का आत्मविश्वास और मेरी जिंदगी बचाई है। आज से ये कर्ज हम दोनों पर है। अंशुमन गहने गिरवी रखता है, फीस भरता है, निखिल एग्जाम देता है। ठंड और गरीबी के इस संघर्ष से जीतकर निखिल अब शहर के लिए तैयार था। लेकिन त्याग की ये कहानी जल्द ही विश्वासघात की बर्फ बनने वाली थी। निखिल ने अपनी परीक्षाएं उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की थी। डिग्री मिलते ही उसे शीघ्र ही एक शीर्ष बिजनेस फर्म में कार्यकारी के रूप में, यानी कि एग्जीक्यूटिव के रूप में 70,000 रुपए प्रति माह के आकर्षक वेतन पर नौकरी मिल गई। गांव का संघर्ष पीछे छूट चुका था और वो महानगर की चकाचौंध में खो गया था। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी और लग्जरी वस्तुओं ने धीरे धीरे उसके मूल्यों को बदलना शुरू कर दिया था। भैया, भाभी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आज एक ब्रांडेड सूट खरीदा है, पूरे 15,000 रुपए का। ये शहर पैसों की भाषा बोलता है। अब मुझे पता चला कि असली जिंदगी क्या होती है। भाभी, आपके गहने छुड़ाकर मैंने वापस दे दिए हैं, अब आप उन्हें संभाल कर रखना। बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, तुम तरक्की करो। पर बेटा, सूट और चकाचौंध से ज्यादा जरूरी मन की शांति है। तुम गांव आओ, हमें तुम्हारी साधारण गरम लकड़ी की आग वाली गर्माहट चाहिए। ये ठंड इस बार भी बहुत ज्यादा है। टालमटोल वाले और अलग। भाभी, आप ठंड की चिंता मत करो, मैं आप दोनों के लिए कुछ पैसे भेज रहा हूँ, आप हीटर लगवा लेना। यहाँ काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिल रही। मैनेजर सर के साथ एक जरूरी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। निखिल ने काम का बहाना बनाना शुरू कर दिया था। आने जाने की तकलीफ के नाम पर मिस्टर ओबेरॉय ने उसे अपने अपार्टमेंट के पास ही एक फ्लैट दिला दिया था। ये योजनाबद्ध था। ओबेरॉय ने निखिल के सपनों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। मिस्टर ओबेरॉय अक्सर निखिल को अकेले बुलाता और उसके दिमाग में अपनी बातों का जहर भरता था। मिस्टर ओबेरॉय, निखिल मेरे दोस्त, तुम आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए हो। मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी पता है, तुम्हारी सादगी। ये दिल्ली है निखिल, यहाँ स्टेटस और दिखावा चलता है। तुम इतने हैंडसम हो, इतने स्मार्ट हो, क्या तुम सचमुच गांव की उस लड़की से शादी करोगे जिसे तुम्हारे अनपढ़ भाई ने चुन लिया है? सर, मेरे भैया ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है और लड़की अच्छी है, वो संस्कारी है। मुझे अपने भाई की बात माननी होगी। त्याग, बकवास। तुमने उन्हें पैसे भेज दिए हैं ना, हिसाब बराबर। अब तुम्हारी जिंदगी है। सोचो, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंटेबल होना चाहिए। वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएगी, वो मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनेगी, तुम्हारा मजाक उड़ेगा, तुम्हारी पदोन्नति रुक जाएगी। क्या तुम अपने करियर को बर्बाद कर दोगे सिर्फ गांव की लड़की के लिए? मैनेजर की चालाकी ने निखिल की महत्वाकांक्षा को टारगेट किया। निखिल अपने भविष्य और स्टेटस के आगे अंधा हो गया। उसे अपने भाई का त्याग, भाभी के गहने और कोहरे में लकड़ी काटने की तकलीफ सब बेकार लगने लगा। गांव में अंशुमन ने तय की गई लड़की के परिवार को शादी के लिए आश्वस्त कर दिया था। वो बहुत खुश था। प्रीति, आज ठंड में भी धूप निकली है। देखो,
खुशी में कैसा मौसम बदल गया। निखिल की शादी अगले महीने है। मैं आज ही बाजार जाके उसके लिए कपड़े लाऊंगा। वो मेरा मान है, वो हमारा सारा दुख दूर कर देगा। अंशुमन का ये प्यार और विश्वास निखिल के फैसले को और ज्यादा क्रूर बनाता है। मैनेजर उसे अपनी रिश्तेदार आयशा से मिलवाता है। आयशा मॉडर्न दिखावे और अहंकार से भरी हुई थी। निखिल बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। मुझे अपने भैया को बताना पड़ेगा कि आयशा मेरे करियर के लिए कितनी जरूरी है। ये त्याग नहीं है, ये आगे बढ़ना है। भैया गरीबी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना होगा। निखिल बिना अंशुमन या प्रीति को बताए शहर में आयशा से शादी कर लेता है। वो उन्हें आमंत्रित नहीं करता क्योंकि मैनेजर ने उससे कहा था कि गांव के गरीब रिश्तेदारों को बुलाने से उसकी इज्जत घट जाएगी। शादी भैया भाभी माफ करना, मेरी शादी हो गई है। मैंने आयशा से शादी कर ली है। मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, पर मैंने ये अपने करियर के लिए किया है। पर निखिल, तू ये क्या कह रहा है? तूने शादी कर ली अकेले, बिना हमें बताएं? यहाँ हमने उस लड़की के परिवार से क्या वादा किया था? हमारी इतनी इज्जत है गांव में। तूने ये सोचा भी कैसे? तेरा विवेक कहाँ गया था छोटे? अंशुमन जी रहने दीजिए, वो अब बड़ा साहब बन गया है, उसे हम गरीब लोग शोभा नहीं देंगे। निखिल, तुम्हारी डिग्री तुम्हें इंसानियत नहीं सिखा पाई। जाओ, हमें वादा याद है, तुम्हारे गहने भी याद है। तुम खुश रहो, पर रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जाते। बस भाभी भावुक मत होइए, मैं आ रहा हूँ। निखिल फोन काट देता है। अंशुमन और प्रीति बर्फ की तरह जम जाते हैं। कोहरे और ठंड से जो लगातार पीड़ा उन्होंने सहन की थी, वो निखिल के विश्वासघात के आगे कुछ नहीं थी। रिश्तों की बर्फ जमनी शुरू हो चुकी थी। निखिल और आयशा की शादी के एक हफ्ते बाद निखिल और आयशा गांव लौटते हैं। अंशुमन और प्रीति अपने दुख को दिल में दबाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। प्रीति ने बहुत प्यार से गांव का देशी खाना बनाया था। आओ बेटा, आयशा अंदर आओ, ये हमारा छोटा सा घर है। मैंने तुम्हारे लिए पसंदीदा खाना बनाया है। आयशा नाक सिकोड़ते हुए निखिल से फुसफुसाते हुए, ओह माय गॉड निखिल, ये जगह ये कितनी पुरानी है, और ये धुआं, क्या ये खाना खाने लायक है? तुम्हारे भाई के कपड़े वो बिल्कुल 2 कौड़ी के लगते हैं। मेरी इज्जत नहीं है यहाँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आयशा, तुम्हें शांत होना होगा। ये मेरे भैया हैं, उन्होंने मेरे लिए जान लगा दी है। हम बस एक रात रुकेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम शहर के इतने बड़े आदमी हो और तुम्हारे रिश्तेदार इतने गरीब और साधारण। हमारा स्टेटस मैच नहीं करता। अभी के अभी कोई और घर ढूंढो, हम अलग रहेंगे। आयशा की क्रूर बातें अंशुमन और प्रीति को सुनाई देती हैं। अंशुमन चुपचाप बैठ जाता है। निखिल अपनी पत्नी के आगे हार मान, भैया भाभी माफ करना, आयशा एडजस्ट नहीं कर पा रही है। हम आज शाम को शिफ्ट हो रहे हैं, हम अपना घर ले रहे हैं, पर आप चिंता मत करना, मैं हर हफ्ते आकर आपसे मिलूंगा। जाओ छोटे, तुमने आज सिर्फ दीवारें नहीं बनाई हैं, तुमने अपने और हमारे बीच एक ऐसी दरार बना दी है जिसे पैसा कभी नहीं भर पाएगा। तुम अपना वादा याद रखना। अंशुमन और जाओ के बाद निखिल का हर हफ्ते आने का वादा जल्द ही महीने में 2 बार और फिर कभी-कभी फोन कॉल तक सीमित हो गया। अंशुमन रोज निखिल को फोन मिलाने की कोशिश करता, लेकिन अक्सर आयशा फोन उठाती और बात करने से मना कर देती। आयशा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, उन गरीब गांव के लोगों से बात मत किया करो, वे तुम्हें सिर्फ नीचे खींचेंगे। तुम्हारी नई जिंदगी है निखिल, अपने स्टेटस को समझो। एक दिन अंशुमन से रहा नहीं गया। ठंड और तनाव से थका हुआ शरीर लेकर वो प्रीति के साथ निखिल के शानदार नए घर जाता है। भाई, हम मालिक के बड़े भाई हैं। निखिल से कहो कि हम आए हैं, हमें उससे बात करनी है। वो फोन नहीं उठा रहा। नौकर अंदर जाता है, आयशा बाहर नहीं आती। निखिल घर में ही था, पर आयशा के सामने कमजोर पड़ गया। देखो, उनसे कहना ये घर तुम्हारी तरह के गरीब लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारे मालिक घर पर नहीं है। तुम्हारी भाभी को ये पसंद नहीं है कि गांव के लोग यहाँ आए। चले जाओ अभी के अभी। नौकर बाहर आता है और वही अपमानजनक शब्द दोहराता है। अंशुमन और प्रीति स्तब्ध और अपमानित होकर गेट पर खड़े रह जाते हैं। आज इस गेट ने
मुझे बता दिया कि मेरा प्यार कितना छोटा था। जिस भाई के लिए मैंने ठंड में अपनी जान झोंक दी, वो आज एक नौकर से मुझे भगा रहा है। क्या वही आयशा है जिसके लिए उसने हमारी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी हफ्ते थी? बाद अंशुमन लगातार ठंड में काम करने, तनाव और अपमान के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। उसे निमोनिया और फेफड़ों से संबंधित पुरानी समस्या हो जाती है। प्रीति, निखिल को आखिरी बार फोन लगाओ। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसे देखना है। उसे कहना कि भैया तुम्हारी राहत देखना चाहता है। प्रीति रोते हुए फोन लगाती है। निखिल उठाता है। क्या है? मैंने कितनी बार कहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी वाइफ गुस्सा हो रही है। अंशुमन फोन लेकर, निखिल, मेरे छोटे बाबू, सुन, आज ठंड बहुत है, पर दिल में ज्यादा ठंड है। तुम वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगे। मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह पाला है। तुम बस खुश रहो। निखिल बात पूरी होने से पहले ही फोन काट देता है। उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें निखिल की आखिरी तस्वीर देखने को तरस रही थीं। प्रीति की तरफ देखकर अंतिम सांस लेते हुए, तुम बस खुश रहो। प्रीति, रोना मत। आज मुझे एक बात समझ आ गई है। ये कहानी सिर्फ हमारे घर की नहीं है, ये आज के ज़माने की असली सच्चाई है, जहाँ पैसा और अहंकार भाई के खून और त्याग पर भी भारी पड़ता है। संबंध और प्रेम सिर्फ किताबों में रह गए हैं। अंशुमन शांत हो जाता है। प्रीति रोती रह जाती है। उसका त्याग सच्चा था, पर त्याग को समझने वाला भाई शहर की दौलत और दिखावे में इतना खो गया था कि वो वापस कभी नहीं आया। इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि आधुनिकता की चकाचौंध में मनुष्य सबसे पहले अपने मूल्यवान रिश्तों को खो देता है। कहानी संकल्प की आग और रिश्तों की बर्फ यहीं पर समाप्त होती है। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इससे मेरे को बहुत खुशी मिलती है और वीडियो बनाने भी मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि देखो बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाता हूँ, अकेले ही वीडियो बनाता हूँ मैं, और लाइक सब्सक्राइब एक भी नहीं मिलता। तो प्लीज़ अपना फैमिली मेम्बर समझ के एक सब्सक्राइब कर दो। अभी मैं नवा यूट्यूब पे स्टार्ट किया हूँ, प्लीज़।